नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम गुप्त काल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। गुप्त काल के कौन कौन से प्रसिद्ध शासक हुए हैं और उन्होंने कला व संस्कृति में क्या योगदान दिया है। तो शुरू करते हैं गुप्त काल। गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया था। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त का जो पुत्र हुआ था घटोत्कच, वो भी गुप्त वंश का प्रमुख शासक था। दोनों सामंतीय स्थिति से संबंधित थे। फिर गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक बना चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका समय था 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इनको इस वंश का, कौन से का, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, मगर वास्तविक संस्थापक की बात है तब कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम है। इन्होंने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि कौन सी थी, महाराजाधिराज। तथा लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था और 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत चलाया था और राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के बाद में समुद्रगुप्त शासक बनते हैं। समुद्रगुप्त का शासनकाल था 335 ईसा पूर्व से 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त का जो आदर्श था वो दिग्विजय और एकीकरण का था कि ये अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे और पूरे साम्राज्य को एक एकीकरण में लाना चाहते थे। इनका जो दरबारी कवि था हरिसेन, जिन्होंने इनकी सफलताओं का जो विवरण है वो इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखवाया था। इलाहाबाद जो प्रशस्ति है वो अशोक के अभिलेख पर उत्कीर्ण की गई है। समुद्रगुप्त ने 5 जीते हुए क्षेत्रों को 5 समूह में बांटा था। ये कौन कौन से थे, यमुना दोआब था, पूर्वी हिमालय क्षेत्र था, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के 8विक राज्य, पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य, शक एवं कुषाण राज्य। इनको 5 समूह में बांटा था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और अपने सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम अंकित करवाया था। इनको ये संगीत प्रेमी भी थे। इनके सिक्कों पर इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिनसे पता चलता है कि इनके संगीत में रुचि थी। ये जो विष्णु के भक्त थे, वैष्णव भक्त थे। गुप्त जो थे वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे तथा इन्हें कविराज भी कहा जाता है। 100 युद्धों का विजेता भी इनको कहा जाता है और भारत का नेपोलियन भी इनको कहा जाता है। भारत का जो नेपोलियन है वो कहा था विसेंट स्मिथ ने। इनका जो काल है वो राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से उत्कर्ष का काल रहा था। नेक्स्ट आता है समुद्रगुप्त के बाद में शासक बना चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल था 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक। इनको देवराज, देवगुप्त, विक्रमादित्य आदि नामों से पुकारा जाता है।
जो विक्रमादित्य इनको उपाधि मिली थी वो मिली थी शकों को पराजित करने के बाद। इनकी जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो है महरौली का लोह स्तंभ जो दिल्ली में निर्मित है और चंद्र द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दूसरा जानकारी का स्रोत है उदयगिरी शिव गुहा अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है और जिनका निर्माता साववीर सेन है। इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी वाकाटक नरेश रुद्रसेन से की थी। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद प्रभावती ने अपने पुत्र को राजा बना दिया और उस वाकाटक राज्य की वास्तविक संस्थापक खुद बन गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा व गुजरात को जीता था। ये इनकी विजय उपलब्धि है और इन्होंने उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। उज्जैन से पहले इनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र और इन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। इन्होंने अपनी विजयों के बाद विक्रम संवत चलाया था। गुप्त संवत तो चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने और विक्रम संवत चलाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इनके समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाह्यान जो चीनी यात्री था वो भारत आया और उसने फाकाओ की ग्रंथ की रचना की जिसमें इन्होंने लिखा कि भारत देश जो है वो ब्राह्मणों का देश है। फाह्यान ने चंद्रगुप्त के बारे में लिखा कि उनकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक और न प्राणदंड देता है, चांडालों के अतिरिक्त कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है तथा लोग अपने घरों के ताले भी नहीं लगाते थे। तो ये वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। चंद्रगुप्त के जो नवरत्न थे उनकी ट्रिक है काश अवध वध वेक्स से होता। का से हो गया कालिदास, स से हो गया शंकु। नवरत्न कितने कवि थे? 9 कवि थे। कालिदास, शंकु, ऐसे हो गया अमर सिंह, वैसे हो गया वररुचि और घैसे हो गया घटकर पर, वैसे हो गया वराहमिहिर और ध से हो गया धन्वंतरी जिसने निघंटु ग्रंथ की रचना की थी। वे से हो गया वेताल भट्ट, क्ष से हो गया क्षपणक। तो ये इनके नवरत्न थे। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में शासक बना कुमारगुप्त महेंद्रादित्य जिसको कुमारगुप्त प्रथम भी कहा जाता है। इनका शासनकाल था 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है? बिहार में है, उसका संस्थापक माना जाता है। एक राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। इनका जो राज्य था वो सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में कुमारगुप्त को पुष्यमित्र का सामना करना पड़ा था। कुमारगुप्त की जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो है मंदसौर प्रशस्ति जिसकी रचना वत्सभट्टी ने की थी। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो शासनकाल है वो है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। इनके द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था जिसकी जानकारी मौर्यों द्वारा निर्मित जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। सिंहासन पर बैठने के समय इनको मलेच्छों के रूप में हूणों का सामना करना पड़ा था और अंत में इनको हूणों से जीत मिली थी। इन्होंने हूणों को पराजित कर दिया था। इनको उपाधि भी मिली हुई है जो है परम भागवत की उपाधि इनको प्राप्त है। भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है जो
मध्य प्रदेश में 510 ईस्वी में निर्मित करवाया गया है। उसमें से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है कि भारत में सती प्रथा की जानकारी एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। फाहियान ने गुप्त काल को एक सुशासित राज्य बताया था। आगे कुछ कवि दे रखे हैं और उनसे संबंधित ग्रंथ दे रखे हैं। कालिदास जो थे वो उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम ग्रंथों की रचना की थी। शूद्रक ने मृच्छकटिकम ग्रंथ की रचना की थी। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था। अमर सिंह ने कोशकार ग्रंथ की रचना की थी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। कवि माघ ने शिशुपाल वध की रचना की। भारवी ने किरातार्जुनीय की रचना की थी। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आए हैं। आर्यभट्ट जो है वो एक गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थे जो गुप्त काल से संबंधित थे। इन्होंने पाई, दशमलव व शून्य की खोज की थी। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण पर कार्य किया था कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था उस पर कार्य ब्रह्मगुप्त ने किया था। वराहमिहिर जो थे वो ज्योतिष से संबंधित कवि थे। व्रत संहिता व पंच सिद्धांतिका ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। गुप्त काल के जो मंदिर हैं उनसे संबंधित तिगवा व एरन के जो विष्णु मंदिर हैं, तिगवा का विष्णु मंदिर और एरन का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है और एरन का विष्णु मंदिर सागर में है। दोनों ही कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर सतना में है और नाचना कुठार पार्वती का मंदिर पन्ना में है। दोनों ही मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये विष्णु से संबंधित है। इसमें विष्णु को शेष शैया पर विराजमान दिखाया गया है जो झांसी उत्तर प्रदेश में है। भीतरी गांव का जो शिव मंदिर है वो कानपुर में है। इसकी खास विशेषता है ये ईंटों से निर्मित है। सुल्तानगंज में 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे से निर्मित मूर्ति बनी है। नालंदा में 80 फीट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा बनी है। सारनाथ में बुद्ध की पद्मासन मुद्रा में मूर्ति बनी हुई है। आगे है अजंता की गुफाएं। अजंता कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ 29 गुफाएं मिली हैं जिनमें से गुफा नंबर 16, 17 और 19 ये गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। मगर जो वर्तमान में जो गुफाएं देखने को मिलती हैं उनमें गुफा नंबर 1 और 2 ये चालुक्य से संबंधित हैं। गुफा 9 और 10 जो है वो वाकाटक से संबंधित हैं और गुफा 16, 17 जो है वो गुप्त काल से संबंधित हैं। सिर्फ ये 6 गुफाएं वर्तमान में मौजूद हैं। इन गुफाओं की खोज जो की थी वो अलेक्जेंडर ने की थी। गुफा 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र दर्शाया गया है और गुफा 17 को चित्रशाला कहा जाता है जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य दिखाए गए हैं। गुप्त काल में पहली बार गंगा यमुना की मूर्तियों का चित्रांकन किया गया था। नेक्स्ट है गुप्तकालीन समाज। समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा था। वही क्या करते थे, विद्या बांटते थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित नहीं होकर जन्म पर आधारित थी कि कर्म के स्थान पर जन्म के स्थान को सर्वोच्चता दी गई थी। इस काल में धार्मिक कार्यों के लिए पति के साथ पत्नी का होना अति आवश्यक माना गया कि जो स्त्रियां थी उनकी दशा इस काल में सर्वोच्च थी। स्त्री शिक्षा का इस समय प्रचलन था, पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं थी। गुप्त काल में 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन देखने को मिलता है। स्वयंवर प्रथा भी गुप्त काल में प्रचलित थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियाँ मूर्धावशिक्त, कर्ण, अंबष्ट, पार्श्व आदि जो थी वो उग्र थी। कायस्थ इस युग में एक वर्ग था। गुप्त काल में कायस्थ जो था वो एक प्रकार का वर्ग था, परंतु बाद में धीरे धीरे इसने जाति का रूप ले लिया था और ये एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया था। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार माना जाता था कि किसी अगर राजा के पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राज्य पर किसका अधिकार हो जाएगा, उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार माना जाता था। गुप्त वंश का जो काल था वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल की जो राजकीय मुद्रा थी वो दिनार थी। दिनार क्या होता था, एक सोने का सिक्का होता था। रूपक भी मुद्रा थी जो एक चांदी का सिक्का था। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे, मगर जो सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे वो गुप्तों ने जारी किए थे कि गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे। व्याघ्र शैली के जो सिक्के थे वो सोने का सिक्का तो चंद्रगुप्त ने जारी किया और रजत जो सिक्का था वो सोने का जो सिक्का था वो समुद्रगुप्त ने जारी किया और रजत सिक्के को चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया, जो व्याघ्र शैली से संबंधित थे। अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी गुप्त काल में चलाए गए थे। किस किस शासक ने ये अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए? समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है राजा रानी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। फायान जो था वो स्थल मार्ग से भारत आया और वापस जल मार्ग से गया था और अपने ग्रंथ में उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया था। बाल विवाह की जो प्रथा है और अस्पृश्यता का प्रारंभ ये गुप्त काल से ही माना जाता है। प्रमुख दर्शन और उनसे संबंधित मुनि, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि, योग दर्शन के प्रणेता हैं पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रणेता हैं गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है कणाद या उल्लूक, मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं जैमिनी और वेदांत दर्शन के प्रणेता हैं वादरण्य। समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान है उनसे संबंधित कौन कौन सी नीतियां हैं वो नीचे दे रखी हैं, वो देखते हैं। आर्यावर्त विजय जो है ये समुद्रगुप्त की आर्यावर्त पर जो विजय हुई थी उससे संबंधित नीति है परशपोध वर्ण। और दक्षिण पथ की जो समुद्रगुप्त की विजय थी उससे संबंधित नीति है ग्रहण मोक्षानुग्रह। आठविक राज्य पर विजय से संबंधित नीति है परिचरी की कृत नीति। सीमावर्ती राज्यों की विजय से संबंधित नीति है सर्वकर दान ज्ञाकरणम प्रणामागमन, ये सीमावर्ती राज्यों से संबंधित नीति है।
फिर है गुप्त काल से संबंधित प्रमुख कर कि कौन कौन से कर गुप्त काल में लिए जाते थे। बिस्टिक कर जो था वो बेगार से संबंधित कर था। बलि कर जो था वो धार्मिक कर था। शुल्क जो था वो एक प्रकार का चुंगी से संबंधित कर था। भूतोपांत प्रत्यय जो कर था वो विदेशी माल पर लिया जाता था। हरिला कर जो था वो हल से संबंधित कर था। नेक्स्ट बिंदु है बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार मिला है। गुप्त काल में उज्जैन सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। पालकप्पे ने हस्त्यायुर्वेद ग्रंथ की रचना की जिसमें हाथियों की बीमारियों का इलाज वर्णित किया गया है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो तो धार्मिक हैं, जबकि जो बाघ की गुफाएं हैं वो लौकिक हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो घटनाएं हैं वो जातक कथा के अंतर्गत आती हैं। कुमारगुप्त ने मयूर शैली की मुद्रा जारी की थी। गुप्तकालीन मूर्तिकला मथुरा शैली से प्रभावित हुई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।